Assalamualaikum warahmatullah. My journey from Pakistan to Saudi Arabia and then from Saudi Arabia to Pakistan. इस पूरे सफ़र में मेरा तजर्बा, मैं वहाँ पे 6 साल रहा, वहाँ पे क्या करता रहा, सारी चीज़ें आज की वीडियो में मुकम्मल खुल के आपके सामने रखूँगा। मैंने जॉब क्यों छोड़ी, ये सारी चीज़ें, यूट्यूब चैनल कैसे बनाया, इससे कितना कमा रहा हूँ, यानी कि सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ मैं खुल के सामने रखूँगा। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सकती है और फैसला लेने के लिए भी, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ को मुकम्मल चेंज कर देती हैं। तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया, शायद वो आपके लिए करामत साबित हों। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं 2015 से। 2015 में मैं सऊदी अरबिया गया। जब मैं वहाँ पे, तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे बिल्कुल जैसे नॉर्मल बाकी लोग जाते हैं वैसे ही आज़ाद वीज़े पे गया। कुछ भी माइंड में नहीं था वहाँ पे जाके क्या करना है, बस ये था मुझे इलेक्ट्रिकल का थोड़ा शौक था, तो यही था कि इलेक्ट्रिकल का काम करूँगा। तो जब वहाँ पे पहुँचा अल-कसीम एयरपोर्ट पे, वहाँ पे फिर मैं उसके बाद दमाम सिटी में आ गया। दमाम सिटी में 2-3 दिन रहने के बाद एक मसरी के साथ इलेक्ट्रिकल का काम मिला, तो मैं दिहाड़ी पे उसके साथ तकरीबन 120 रियाल की दिहाड़ी थी उस टाइम, तो मैं उसके साथ गया। तकरीबन 14 से 15 दिन मैंने उसके साथ काम किया। उसके बाद अचानक से एक यानी कि ऐसा सिस्टम लगा कि एक सब स्टेशन स्टार्ट होना था। वहाँ पे कंपनी ने काम करना था जो कि सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे मंसूर अल मसाद कंपनी थी। तो मुझे वहाँ से भी यानी कि ऑफ़र ऐसे ही आई। हमारे भाई थे तो वो उस कंपनी में जो है वो उनके जानने वाले थे, तो उन्होंने, हम 3-4 लड़के थे रूम में, तो हमें वहाँ पे भेज दिया। अब हम वहाँ पे चले गए जिस जगह पे सब स्टेशन बनना था। जाहिर सी बात है सब स्टेशन ज़्यादातर सिटी से थोड़ा हट के बनते हैं, तो वो पहला सब स्टेशन, मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल यानी कि 100 किलोमीटर इर्द गिर्द आबादी नहीं थी, पहाड़ों, काले पहाड़, उनके बीच में हमारा वो प्रोजेक्ट था जहाँ पे हम पहले दिन गए और बड़ा मुश्किल सा था रहना, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, जब वहाँ पे पहुँचे तकरीबन 2 दिन के बाद, पहले हम कैंप में रहे, तो 2 दिन के बाद हमें वो साइट पे लेके गए। अब पहले दिन जब हमें वो साइट पे ले गए, तो वो वहाँ पे एक टाइम ऐसा आया जिसने मेरी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज किया। वो क्या टाइम था, वो कौन सा मौका था? हम तकरीबन 10-12 लड़के थे। 10-12 लड़के हम सब स्टेशन की बेसमेंट में खड़े थे जहाँ पे केबल पुलिंग होनी थी, सब स्टेशन में केबलें हमने डालनी थी। तो वहाँ पे तकरीबन 10-12 लड़के थे। उनमें इंजीनियर आया जो कि अपना शेड्यूल लेके आया था केबलिंग के लिए, स्केजुअल जिसे कहते हैं, वो लेके आया था कि केबलें कहाँ से कहाँ डालनी है और कितनी डालनी है। तो वहाँ पे कोई उन्हें फोरमैन जो है वो उनके साथ नहीं था, तो वो आगे आके कहता है कि कौन बंदा है जो ये केबलें डलवा सकता है। तो हम में से कोई भी आगे नहीं हुआ, या फिर वो कहता है कौन है जो ये शेड्यूल पढ़ लेगा, स्केजुअल पढ़ लेगा और केबलें डलवा लेगा। उनमें कोई भी आगे नहीं हुआ, लेकिन मैं वहाँ पे आगे हुआ और मैंने बोला सर मुझे दे, मैं ये करता हूँ। वो टाइम था जिस टाइम पे मेरा तकरीबन, समझें कि वो लाइफ चेंज हुई। लाइफ चेंज कैसे हुई, आप ये सोच रहे होंगे मैं आगे हुआ तो इसमें क्या बड़ी बात है। इसमें बड़ी बात यह है कि अगर मैं वहाँ पे उस टाइम आगे नहीं होता, मैं केबल पुलिंग में एज इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन ही वहाँ पे काम करता, तो मैं शायद उसके बाद भी वो टेक्नीशियन तक ही रहता। मैं अप्रोच नहीं कर सकता था इंजीनियर्स तक या दफातर तक, मैं वहाँ पे नहीं, मुझे नई चीज़ें देखने को या नई चीज़ें सीखने को नहीं मिल सकती थी। वहाँ पे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो अगर आप जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। आप अपने इर्द गिर्द हज़ारों ऐसे लोगों को देखें, आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको ऐसे हज़ारों नज़र आएंगे जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, और कुछ वहीं जहाँ पे आपने आज से 10 साल पहले छोड़ा था, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की वजह से कि यार मैं आधी जिम्मेदारी नहीं लेनी, वो सिर्फ इस चीज़ से कि यार मैं आधी जिम्मेदारी नहीं लेनी, उनसे कुछ हो गया तो मेरे सिर पे आ जाएगा, उस चीज़ की वजह से वो वहाँ से ऊपर नहीं गए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कोई भी काम है, कोई भी आपकी फील्ड है, जब आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे, आप किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, जिम्मेदार बन जाएंगे, तो आप ज़रूर आगे जाएंगे। वहाँ पे मैंने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, केबल पुलिंग स्टार्ट करवाई। जब केबल पुलिंग स्टार्ट करवाई, अब जाहिर सी बात है वहाँ पे फिर मैं एज ए फोरमैन हो गया। तो फोरमैन के तौर पे जब आगे जाके सारे इंजीनियर और फिर जो नए जितने भी इक्विपमेंट आते थे, तो मेरी उन तक रसाई हुई। मुझे हद से ज़्यादा कुछ सीखने को मिला जो मैं एज ए इलेक्ट्रीशियन रह के कभी भी नहीं सीख सकता था। फिर उसी एक मंसूर अल मसाद कंपनी थी, वो
और वो एबीबी का प्रोजेक्ट था। फिर उसी कंपनी के साथ तकरीबन हमने 4 सब स्टेशन कंप्लीट किए। पहले मैं फोरमैन था, फिर सुपरवाइजर बना, और जब उस कंपनी को मैंने छोड़ा तो उस टाइम मैं साइड सुपरवाइजर के तौर पे था जब मैंने उस कंपनी को छोड़ा। लेकिन छोड़ा क्यों? क्योंकि वो सब स्टेशन की हद तक थी। तो सब स्टेशन से आगे फिर आता है पावर प्लांट, यानी कि ऐसे समझें कि सब स्टेशन का साइड सुपरवाइजर जब जाता है पावर प्लांट पे तो वो वहां पे जाके एक टेक्नीशियन के बराबर होता है। तो उसके बाद जब मैंने ये स्टेप लिया, उसके बाद मैं सब स्टेशन की फील्ड से निकला। उसके बाद मैं तुरैफ सिटी में गया, वहां पे काम मिला, वहां पे इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नीशियन का काम था, तो हम उस फील्ड में गए। वहां पे भी जाके मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने सारी वो ड्राइंग्स वगैरह जो है वो रेडी करनी थी, और उसके बाद कंप्यूटर का जितना काम था वो सारा मैंने हैंडल किया। जितने भी लूप्स वगैरह की चेकिंग थी, उनकी रिपोर्ट्स बनानी थी, वहां पे भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी यही फायदा हुआ कि वहां पर भी अप्रोच जो है वो हो गई, और मुझे वहां पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद जब ये अभी तक ये चैनल वाला, ये ऑनलाइन वाला कोई सीन नहीं था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहां पे हमारा सैलरीज का इशू बना, तो हम आ गए जुबेल सिटी में। अब जुबेल सिटी में जब हम आए तो मैं ऑटोकैड के बारे में जानता था काफ़ी ज़्यादा, मुझे इसका भी शौक था ऑटोकैड का, तो मैं मेरा इसमें डिप्लोमा भी था, कोर्स वगैरह भी किया हुआ था। तो मैं और एक दोस्त हम थे जुबेल के सिटी में, हम जा रहे थे, हम जो है वो ढूंढ रहे थे कोई जॉब के लिए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सप्लायर्स वगैरह हैं, तो हम जा रहे थे। इलेक्ट्रिकल जो पोल होता है, यानी कि जो खंबा होता है, उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि ऑटोकैड रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल। तो मैंने बोला कि यार मैं ये ट्राई करता हूँ। तो वो मुझे कहता है, मेरे गाँव का ही लड़का था, तारिक नाम था, वो मुझे कहता है कि यार पोस्टर खंबे ते लगे है, तो खंबे तो काम ढूंढना पे आते, फिर तू सैलरी भी खंबे कल ही लेनी है। तो मैंने बोला चलो यार जो भी हुआ देखेंगे। तो मैंने, और यानी कि उसको इतना गौर नहीं किया, मैंने बोला चलो यार इस पे ट्राई मारने हैं। मैंने वहाँ से नंबर लिया, उस सप्लायर को मैंने कॉल की, सप्लायर ने बोला जी बिल्कुल सुबह इंटरव्यू है, आप हमारे साथ आ जाएं। मैं सुबह सुबह उठा, तकरीबन 5 बजे मैं उसके साथ इंटरव्यू के लिए चला गया। इंटरव्यू दिया तो मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हो गई। अब सिलेक्शन हुई तो वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन जो है वो रख लिया गया। अब वहाँ से जो है वो मेरी, यानी कि ये सारी लाइफ चेंज हुई, मैं समझता हूँ। पहला स्टेप वो था जहाँ पे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। दूसरा स्टेप ये था जहाँ पे मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये मतलब कि रिज़्क अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है, आप कोशिश करनी चाहिए। तो मैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन के तौर पे जो है वो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। अब काम शुरू हो गया, तकरीबन 6 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया। अब इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन का इतना काम होता है कि आप ये समझें कि सुबह से लेके शाम तक अगर हम प्रॉपर काम करें तो 1 आधे घंटे का काम था जो हमारा ऑफिस का काम था। उसके बाद 9.5 यानी कि 10 घंटे ड्यूटी थी, 9.5 घंटे सारा दिन मैं इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन था, और मेरे साथ एक सिविल ड्राफ्टमैन था, वो फलपीनी, और मैं सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते थे एसी चला के, कोई काम नहीं था किसी किस्म का। अब वहाँ पे क्या हुआ, मेरी रहाइश थी सऊदी अरबिया में, मेरी रहाइश थी जुबेल सिटी में, जुबेल सेंटर रियाज पार्किंग बड़ी फेमस जगह है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं देखता था कि यार पाकिस्तान इतनी लंबी लाइनों में लग के तो बैंक से पैसे भेजते हैं, लेकिन मैं और मेरे दोस्त हम रूम में, मैंने भी उनको बताया, तो हम मोबाइल से अपने पैसे भेजते थे। तो वहाँ से मैंने बोला कि यार कोई तरीका होना चाहिए कि इनको बदला बताए कि यार आप मोबाइल से जब भेज सकते हो तो फिर क्यों अपने कंपनी से छुट्टी लेके आते हो, सारा दिन ज़ाया करते हो। तो वहाँ पे फिर मैंने ऐसे ही कोशिश करके अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड की। मुझे कुछ पता नहीं था कि यूट्यूब से हम पैसे भी कमा सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड की, वो वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने वो जो है वो एक यूट्यूब का अपना पहले तैयब महमूद के नाम से बनाया हुआ था, मैंने उस पर वीडियो अपनी अपलोड कर दी। अब वो पहला स्टेप था। वहाँ से फिर करते करते तकरीबन मेरी 30 से 35 वीडियोस हो गई। 30 से 35 वीडियोस तक मुझे कुछ इल्म नहीं था कि इससे पैसे भी कमाए जाते हैं। तो उन 30-35 वीडियोस में मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक्स भी ली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यार किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना। फिर वो 30-35 वीडियोस के बाद मेरा चैनल बंद हो गया। फिर जब मेरा चैनल बंद हुआ तो मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। वहाँ पे फिर मैंने सर्च किया कि यार ये क्या मसला पेश है। तो फिर मुझे इनकी पॉलिसी समझ आई, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर एक कार्टून वाली वीडियो भी अपलोड की हुई थी, उसकी वजह से वो मेरा चैनल बंद हो गया। फिर मुझे पॉलिसी समझ आई और फिर मैंने वो स्टार्ट किया वहाँ से अपने चैनल का काम। अब ऑफिस में 1 घंटे का, मैक्सिमम 1 घंटे का काम होता था। हमने क्या करना है, जो साइट पे वर्क होता था बस वो अगर कोई मॉडिफिकेशन होती थी वो हमने ड्राइंग में अपडेट करनी है, आधा घंटा या 10 मिनट लगते थे। कभी कभी तो हफ्ता कोई काम ही नहीं आता था।
तो अब मेरे पास इतना टाइम होता था कि सारा दिन मैं अब यूट्यूब पे ही लगा रहता था। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, आप कोई भी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको साइड वर्क के तौर पे करूं, यानी कि एक एक्स्ट्रा, तो आप ये नहीं कर सकते। आप इसको एक साइड वर्क यानी कि पार्ट टाइम सिर्फ उस टाइम तक कर सकते हैं जब तक कि आप इस पे अपनी एक पहचान नहीं बना लेते। जब आपकी एक पहचान बन जाती है तो फिर आपको ये डिसाइड करना होता है कि यार मैंने ये वाला काम करना है, ऑनलाइन काम करना है, यूट्यूब चैनल है या कोई भी ये करना है वो, या फिर दूसरा करना है। उस टाइम पे जाके जब आप फेमस हो जाते हैं तो फिर इसको हद से ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तकरीबन ऐसे समझें दिन में 12 से 14 घंटे आपको ऑनलाइन देने पड़ते हैं, चाहे सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है उसको भी 10 से 12 घंटे आपने देने हैं। तो फिर वहां से मैंने जो है वो चैनल का स्टार्ट किया। करते करते उसी कंपनी में तकरीबन मुझे 2 से 3 साल हो गए काम करते करते। साइड पे काम नहीं होता था, साइड पे तो हमने जाना ही नहीं होता था, ऑफिस में काम होता था। तो मैं यानी कि सारा दिन बस ये चैनल पे लगा रहता था। तो तकरीबन 3 साल हो गए मुझे यही काम करते करते। उसके साथ ही हमारी सैलरीज का भी इशू हो गया, क्योंकि ये अल हरबी कंपनी थी जुबेल सिटी में, आप शायद जानते हो आप में से कुछ। और हमारा रॉयल कमीशन के साथ जो है वो प्रोजेक्ट था, हम यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे बना रहे थे, इंफ्रा का जो काम था वो इनके पास था। तो बहरहाल जी 3 साल हो गए, सैलरीज का इशू बना। अब लास्ट में ये स्टेप आ गया कि मुझे अब ये डिसाइड करना था, क्योंकि वहाँ पे अब ऐसा काम था कि मुझे साइड पे भी जाना पड़ना था। तो वहाँ पे फिर मुझे ये डिसाइड करना था कि यार मैंने वो काम जो मैं कर रहा हूँ उसको मैंने साइड बिजनेस के तौर पे करना है या इसको मैंने साइड यानी कि पार्ट टाइम पे करना है। तो अगर मैं इस काम को पार्ट टाइम के तौर पे रखता तो मैं इसको आगे लेके नहीं चल सकता था। फिर यही होना था, आहिस्ता आहिस्ता मेरा चैनल डाउन होना था, टाइम नहीं दे पाना था, आहिस्ता आहिस्ता इसने नीचे जाना था, क्योंकि इस पे आप रेगुलर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि यार यहाँ पे सैलरीज भी डिले हैं, तो मेरा दिल है मैं कि अब जाके यही करूँ। तो फिर वहाँ पे ये फैसला मैंने लिया और वहाँ से फिर मैंने फाइनल एग्जिट लगवाया। कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि यार ये सऊदी अरबिया से जा रहा है तो लगता है इसका कोई वीज़ा का मसला होगा। मैं जुबेल सिटी में, मेरा जो कफील था ईद बिन हामिद कफील था। आप कोई भी जो जुबेल सिटी में रहते हैं वो जानते होंगे कि जुबेल सिटी सऊदी अरबिया के जुबेल में जो टॉप क्लास के 3-4 कफील काउंट होते हैं उनमें ये एक ईद बिन हामिद है। जुबेल के बड़े यानी कि जो सप्लायर हैं या बड़े जो कफील हैं उनमें इसका नाम आता है। और ये अपना मुसस्सा कभी खराब नहीं होने देता, इसका किसी बंदे का इकामा कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ये खराब होने का चांस ही नहीं देता। अगर इकामा एक्सपायर होने में 2-3 दिन रह गए तो वो उसी टाइम बोलता है कि या फिर जो है वो एग्जिट लगवाओ चले जाओ, या फिर इसको रिन्यू करवाओ, मैं इसको एक्सपायर नहीं होने दूंगा। यानी कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये रीज़न था। रीज़न ये था कि मैं आपके सामने यानी कि इस चैनल को लेके चलना चाहता था, इसको मैं पार्ट टाइम नहीं रखना चाहता था। ये सारी स्टोरी थी मेरी। अब इसमें 3-4 स्टेप ऐसे आए जहाँ पे मुझे फैसला करना था। सबसे पहले वो कि अगर मैं वो केबल पुलिंग वाले काम में एज ए इलेक्ट्रीशियन ही रहता तो मुझे कभी भी वो कुछ सीखने को नहीं मिलता जो कुछ मुझे मिला, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर नहीं लेता तो पहली चीज़ तो सबसे मेन ये है कि आपने इसमें कोई भी काम है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी आपने ज़रूर लेनी है। और दूसरे नंबर पे ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जैसा कि अगर ऑनलाइन काम का दौर है अभी, इसको लाजमी करें। मैं समझता हूँ कि हर एक बंदे को कुछ ना कुछ ऑनलाइन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये ऑनलाइन जो काम होते हैं ये भी कुछ टाइम या कुछ इसके स्टेप ऐसे होते हैं कि जिन स्टेप तक आप इसको पार्ट टाइम रख सकते हैं, उन स्टेप के बाद जब आप ऊपर जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना होता है कि यार यहाँ इसको फुल टाइम करना है या इसको ख़त्म करके मुझे दूसरे जो काम कर रहा हूँ वो मुझे फुल टाइम करने हैं। तो ये स्टोरी थी जी मेरी सारी। वहाँ पे फिर मैंने जो है वो पैकअप किया सऊदी अरबिया से, फाइनल एग्जिट लगवाया और मैं पाकिस्तान आ गया और आके यहाँ पे ये काम करने लगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ भी आपके माइंड में आ रही होगी कि यार जो यूट्यूबर वगैरह होते हैं फिर वो एक ही काम होता है यूट्यूब से, वो कैसे इतना कमा लेते हैं या क्या करते हैं। तो ये भी गलत बात होती है। जब आप चाहे यूट्यूब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, जब आपकी पहचान बन जाती है तो फिर आपके साथ और काफ़ी काम जो है वो मुंसलिक हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे
आपने करियाने की दुकान बनाई तो करियाने की दुकान में ये तो नहीं है कि सिर्फ 2-4 चीज़ें हैं, उसमें तो और काफ़ी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जो उसके रिलेटेड होती हैं। तो इसी तरह जब आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो इसके रिलेटेड बेशुमार चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आप सर्विसेज साथ में ऐड कर सकते हैं, जो आप यानी कि चीज़ें आप इनको मिला के एक जगह पे चल सकते हैं, क्योंकि आपका काम फिर कंप्यूटर पे होता है तो आप कंप्यूटर के रिलेटेड जो है वो काफ़ी काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काम कोई ना, अच्छा एक और यहाँ पे चीज़ मैंने जो सऊदी अरबिया में देखी है वो ये देखी है, मैंने जो अपने माइंड से मतलब मैंने जो रियलाइज़ किया है, सऊदी अरबिया के अंदर आप जिस रहाइश पे जाते हैं या जिस रूम में जाते हैं, उस रूम में वो पहले वो जो रूम लड़के हैं 4-5 वो क्या काम करते हैं वही चीज़ आप पे डिपेंड, यानी कि माहौल आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप ड्राइवरों के रूम में रह रहे हैं तो यकीनन आप उनका लिंक ड्राइवरों के साथ होगा, उसी जॉब में होगा, तो आपको भी वो कोई ऐसा ही काम ढूंढ के देंगे जो उनके रिलेटेड होगा। अगर आप इंजीनियर्स के रूम में जाते हैं तो उनकी जो फील्ड होगी वो आपको भी उसी साइड पे लगाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियनों के रूम में जाते हैं तो उनकी वो फील्ड है, उनकी पहचान उनके साथ होगी तो वो आपको भी उसी काम में लगाएंगे। तो जो भी सऊदी अरबिया में जाएं, मशवरा ये दूंगा कि वो अपनी फील्ड के लोगों के रूम में जाएं ताकि उनकी पहचान जिस फील्ड में हो वो आपकी अपनी ही फील्ड हो और आपको वो पहला स्टेप ही लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। और दूसरे नंबर पे सऊदी अरबिया में मैंने एक चीज़ ये भी देखी है जो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि मेरे माइंड के मुताबिक जो मैंने रियलाइज़ किया, मैं सही भी हो सकता हूँ या गलत भी हो सकता हूँ, सऊदी अरबिया में नाशुक्री बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं कि हम मिसाल के तौर पे 10,000 रियाल कमा रहे हैं। मेरी अब सैलरी थी तकरीबन 32 रियाल घंटा थी, जो कि पाकिस्तान में मेरे हाल में 4 से 5 लाख बनता था उस टाइम। तो यकीनन मेरे हाल में मैं भी इसी तरह था कि जो पूछता था तो मैं ये कहता था यार कुछ नहीं बचता, कफील सारे ले जाते हैं, जबकि ये हकीकत नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं है कि कफीलों के बेइंतहा खर्चे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। यानी कि ये हमारी एक मिक बनी हुई है, यहाँ पे हम सब का वो माइंडसेट ऐसा बना हुआ होता है, माहौल ऐसा बना हुआ होता है कि यार जो भी पूछे ना कि क्या कमाते हो, बस हमने यही कहना है कि यार सारे कफील ले जाते हैं, सारे कफील ले जाते। मेरे ख्याल में ये भी चीज़ गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं भी इन्हीं लोगों में शुमार हूँ, ये नहीं है कि मैं बड़ा मतलब कि शुक्रगुजार बंदा हूँ, मैं भी बिल्कुल इन्हीं लोगों में ही शुमार होता हूँ। लेकिन फिर भी ये चीज़ें थी जी, मेरा एक्सपीरियंस जो था इस हवाले से, अगर आप सऊदी अरबिया जाएँ तो कोशिश करें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उस रहाइश पे जाएं, उस रूम में जाएं जहां पे आपकी फील्ड के लोग हों या फिर आप यानी कि जिस काम में इंटरेस्टेड हैं उन्हीं लोगों के रूम में जाएं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा और बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपको काम करने की। ये था सारा सीन, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।